नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 13 क्लास 12 का, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, पार्ट 1। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। तो ये जो चैप्टर है इसमें महात्मा गांधी पर फोकस करते हुए नेशनलिस्ट मूवमेंट को पढ़ा जाएगा पूरा का पूरा, जो 1915 से महात्मा गांधी के भारत आने के बाद से शुरू हुआ था और भारत की आज़ादी तक चला था। तो सेंट्रल फिगर इसमें महात्मा गांधी को रखा गया है और उस समय पर महात्मा गांधी से रिलेटेड जो मूवमेंट हुई थी सिर्फ उन्हीं को इसमें लिया गया है शामिल इस चैप्टर में, और किसी एक्स्ट्रा किसी चीज को नहीं लिया गया। तो pictures like this reveal how Mahatma Gandhi was perceived by people and represented in popular prints. We can see in the center, this is the picture of Mahatma Gandhi, और आस-पास बाकी सब other nationalist leaders हैं. Within the tree of nationalism, Mahatma Gandhi appears as the looming central figure, surrounded by small images of other leaders and sages. जैसे इधर ये नेहरू हैं, ये सुभाष चंद्र बोस हैं, और बाकी जितने भी लाला लाजपत राय हैं इधर ये, तो बाकी जो है पटेल वगैरह सब आसपास है। तो ये जिसने भी बनाया था वो गांधी जी को काफी मानने वाले लगते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम क्रोनोलॉजी पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं 1915 से, जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे। अब साउथ अफ्रीका में ही महात्मा गांधी का नाम बाकी लोगों के कानों में पड़ा था, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने काफी काम किया था। वो खैर इस चैप्टर में हमारा कोई काम नहीं है। अपना जो सत्याग्रह है वो सबसे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में आजमाया था, वहां पर सफल हुआ और उसी को फिर बाद में उन्होंने इंडिया में भी काम किया उसी चीज को लेकर। 1917 में चंपारण मूवमेंट, 18 में पीसेंट मूवमेंट इन खेड़ा गुजरात। ये जो मूवमेंट थे कुछ कुछ, ये गांधी जी ने जो एक पर्टिकुलर छोटी जगह पर कुछ लिमिटेड लोगों के लिए किए थे वो सब है। रॉलेट सत्याग्रह मार्च अप्रैल में और जलियांवाला बाग मैसेकर अप्रैल में ही, ये 1919 में ये दोनों चीजें हुई थी। और 1921 में पहला गांधी जी का जो नेशनल मूवमेंट था वो सबसे पहले हुआ था, नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। इन खिलाफत मूवमेंट मुसलमानों के लिए ने शुरू किया था। गांधी जी ने इनको अपने साथ मिला लिया ताकि आज़ादी की लड़ाई में हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो ज़्यादा दिखाई देगी वो चीज़, और अंग्रेज़ों को अ, दिखाई पड़ेगा कि सब लोग, पूरा इंडिया है जो वो एक साथ में आए हैं। फिर काफ़ी समय तक अ, जैसे जब 15 में आए थे महात्मा गांधी, तो 21 में पहला राष्ट्रीय आंदोलन किया था, नॉन कॉपरेशन। उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा, ऐसे जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े स्तर पर नेशनल लेवल पर जो मूवमेंट किए थे वो तीन थे, उसमें से नॉन कॉपरेशन पहला है। फिर ये पीसन मूवमेंट बारडोली में किया था। ज्यादातर काफी चीजें इन्होंने, गांधी जी ने गुजरात और मध्य प्रदेश के आसपास के उसी एरिया में, क्योंकि ये बिलोंग गुजरात से करते थे। पूर्ण स्वराज एक्सेप्टेड एज कांग्रेस गोल एट द लाहौर कांग्रेस दिसंबर में। इन्होंने, इससे पहले बस छुटपुट चीजें करते रहते थे कि भाई हमें ये कर माफ कर दो और ये छूट दे दो और ऐसा वैसा। लेकिन जब जो एक्सट्रीमिस्ट है उन्होंने उनकी ये जब उनके कानों में पड़ी कि वो लोग तो मांग रहे हैं कि पूर्ण स्वराज, हमको अंग्रेजों को भगाना है, तो इन लोगों के कानों में भी पड़ा। तो इनको लगा कि लोग हमसे भी यही डिमांड करने लग गए हैं कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं, जब वो क्रांतिकारी लोग सोच सकते हैं तो आप क्यों नहीं सोच सकते हैं। तो उसके बाद से कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि अब हमें छोटी मोटी चीजें रियायतें नहीं चाहिए कि ऐसा कर दे वैसा कर दे अंग्रेजों से। अब हमें चाहिए कि इंडिपेंडेंस हमारे हाथ में हमारा इंडिया हो और आप लोग यहाँ से निकल जाए। तो ये 29 में पहली बार किया था और 1930 में फिर पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था जनवरी में। ठीक है, तो 1930 में फिर नेक्स्ट जो बड़ा मूवमेंट था वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड दांडी मार्च। ये था दूसरा। पहला था नॉन कॉपरेशन, 20 में, ऑलमोस्ट 10 साल बाद कुछ फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, और फिर उसके और लगभग और 10-12 साल बाद फिर से क्विट इंडिया मूवमेंट। ये तीन मूवमेंट थे, दो लगभग 10-10 साल के, 10 या 11 या 9 ऐसे ऐसे साल के गैप पे गांधी जी ने तीन मूवमेंट किए थे। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस याद करने के लिए क्या है, एन, एन फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एन
21 में, सी और क्यू, एनसीक्यू, जैसे एमसीक्यू होता है ऐसे ये एनसीक्यू है। फिर दूसरा 30 में हुआ और ये 42 में, मतलब ये 20 में है, 20 का 21 मान लो, फिर ये 30 में है और ये 40 में है, तो 40 का 42 मान लो, ठीक है, 20 30 40 और 21 30 या 42 ऐसा करके एन सी क्यू, ठीक है। फिर है 31 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, इन दोनों के बीच में समझौता मार्च में, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिसंबर में हुई थी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी गवर्नमेंट में इंडियन लोगों को दिया था कि भाई ठीक है, आप लोगों के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे सरकार में इंडियन बैठ जाएंगे, ये थोड़ी सी छूट दी थी। 1939 में कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया था, क्यों किया वो हम पढ़ेंगे। 42 में फिर क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त में शुरू कर दिया था, और 46 में मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद महात्मा गांधी विजिट्स, जब ये था बिल्कुल इंडिपेंडेंस के पहले ही, जब मुसलमानों ने या फिर डायरेक्ट एक्शन डे जब जिन्ना ने कॉल किया था, तब काफी जगह बहुत मारा मारी फैल गई थी, तो महात्मा गांधी ने काफी जगह जाके मिल मिले थे लोगों से कि भाई मत लड़ो तुम, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इसको। मैं बहुत ही लो फील कर रही हूँ ये चैप्टर। क्यों मुझे पसंद नहीं आ रहा कि हमेशा से सिर्फ गांधी गांधी, अगर हम नाम सुने, अगर कोई पूछे कि भाई आपको किसी नेशनलिस्ट लीडर का कोई ऐसा नाम है, तो बस गांधी और नेहरू, और ठीक है भगत सिंह लोगों को पता है, जो होना तो चाहिए, अच्छी बात है। तो भगत सिंह का नाम क्योंकि लोगों ने जिंदा रखा इसलिए, अदरवाइज गांधी और नेहरू के अलावा ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं, और ऐसा ही सेम यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। गांधी और गांधी से रिलेटेड जो मूवमेंट्स है वही वही हमें बुक्स में भी पढ़ाई जाती है, और कुछ होता ही नहीं है, जैसे कोई था ही नहीं, अकेले एक वन मैन आर्मी के तरीके से दिखाया जाता है इनको। अच्छा काम किया था, बट सिर्फ इन्होंने नहीं किया था, ये गलत है। अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। अच्छा 15 में ये वापस आए साउथ अफ्रीका से, 20 साल बाद अपना भाई लंदन वगैरह पढ़ाई करने गए थे, फिर वहां से अफ्रीका चले गए थे, वहां पर सत्याग्रह वगैरह इन्होंने किया। और उसके बाद क्योंकि वो भी ऑब्वियसली कॉलोनी थी, अब अफ्रीका भी, तो वहाँ इंडियन लोगों के हक के लिए इन्होंने किया था, जबकि भेदभाव मतलब मुझे तो ऐसी जानकारी है कि वहां पर भी इन्होंने अफ्रीकन और इंडियंस में भेदभाव इन्होंने खुद भी किया था। Historian Chandran Devanesan has rightly remarked that South Africa was the making of the Mahatma, यानी कि साउथ अफ्रीका से ही महात्मा का नाम गूंजा था, नाम मतलब गांधी का नाम गूंजा था, महात्मा तब इनको नहीं कहा था किसी ने। It was in South Africa that Mahatma Gandhi adopted his technique of non-violent protest of satyagrah, harmony between religions, alerted upper caste Indians for their discriminatory treatment of low caste and women। ये सब चीजें इन्होंने वहां से साउथ अफ्रीका से शुरू की थी। ये इनकी पिक्चर है, महात्मा गांधी इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका फरवरी 1908। ये धोती पहनना इन्होंने इंडिया आने के बाद शुरू किया था। डिफरेंस इन इंडिया दैट गांधी लेफ्ट इन 1893। अच्छा गांधी ने जब इंडिया छोड़ा और 1915 में जब वापस आए, तो उसमें काफी बड़ा डिफरेंस था, जैसे हमने 1857 का विद्रोह देखा था कि भाई उस समय पर कुछ अलग था, और फिर जब 18वीं सदी पूरी मतलब 19वीं सदी पूरी अंत हुई और 90s शुरू हुआ, तब तक भी अब तक काफी चीजें बदल चुकी थी, और ब्रिटिश अब भी कॉलोनी तो था, लेकिन यहाँ पर लोगों के विद्रोह करने के तरीके बदल चुके थे, और जो पहले सिर्फ आम तरीके से विद्रोह होता था लड़ाई करके, अब उनके साथ साथ दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो गए थे काफी सारे। तो अलग अलग तरीके से अभी भी पॉलिटिकल सेंस में इंडिया में ऐसी चीजें काफी सारी एक्टिव थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ओब्वियसली पहले ही बन चुकी थी, ब्रांचेस इन मोस्ट मेजर सिटीज एंड टाउन्स, काफी बन मतलब गांधी जी के आने से पहले ही भी काफी सारे लोग एक्टिवली काम कर रहे थे, जैसे स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 7, जो गांधी जी ने जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, भी हमने अंग्रेजों का साथ नहीं देना है, स्वदेशी अपनाना है, तो ये ऑलरेडी गांधी जी के आने से पहले इंडिया में यहाँ के जो लीडर्स है वो कर रहे थे। जैसे स्वदेशी मूवमेंट है 1905-7 में काफी था, जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों में फैला हुआ था, और लोग इस ब्रिटिश की काफ़ी चीज़ों को त्याग रहे थे, उनको जला रहे थे। सम टावरिंग लीडर्स, जैसे कि जिसमें इन चीज़ों को जो हवा देते थे लीडर्स, उनमें से थे लाल, बाल और पाल। तो एल से है लाला लाजपत राय पंजाब के,
बाल से है बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के, और पाल से है बिपिन चंद्र पाल बंगाल के। While these leaders advocated militant opposition to colonial rule। अच्छा देखो, इनके बस एक बार एक नाम आए बिपिन चंद्र पाल, ये सब क्या किया, क्या है, आसपास कुछ है और बाकी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बस गुणगान हो रहा है एक ही इंसान का। These leaders advocated militant opposition to colonial rule। इन्होंने ऑपोजिशन इस चीज का किया कि भाई हमको अ, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। There was a group of moderates who preferred a more gradual and persuasive approach। दूसरे थे moderates, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब थोड़े नरम दल के, कि भाई हम थोड़ा सा आगे अंग्रेजों के थोड़ा दया धर्म के नाम, क्या बोलते हैं, दया धर्म के नाम पे थोड़ा भीख मांग सकते हैं या फिर उनसे दया गुजारिश कर सकते हैं, जैसे कि पी पेटिशन प्रेयर इस तरीके से। तो आराम से उनसे मांगेंगे तो वो हमको सब कुछ दे देंगे, ऐसा ही इस तरीके से करते थे। चापलूसी समझो, या मुझे तो चापलूसी लगती है, बाकी हिस्टोरियंस उसको चापलूसी नहीं कहते हैं पर मुझे तो लगती है। महात्मा गांधी इन कराची मार्च 1916। अब 15 में आए थे तो इनके जो गुरु थे जिनकी ये मानते थे, उनकी मानने उन्होंने इनको बोला कि भाई तुम पहले इंडिया में कुछ काम करने से पहले इंडिया को देखो, ये साउथ अफ्रीका नहीं है ना ये कहीं और है, इंडिया अलग है और यहाँ पर एक नहीं अलग धर्म के अलग अलग आस्थाओं को मानने वाले लोग रहते, तो पहले पूरा तुम इंडिया घूमो और यहाँ के लोगों को जानो, उनके माइंडसेट को समझो और यहाँ की स्थिति को देखो। तो ऐसा काफी लंबा समय पहले गांधी जी ने इंडिया को देखने में लगाया। इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पीच ऑफ BHU। गांधी जी का पहला लोगों के सामने अपेयरेंस आना वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ था। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी फरवरी 1916 में, तब इनका पहला उन्होंने बोला था कि ये क्या सोचते हैं। इंडियन नेशनलिज्म वाज एन एलाइट फिनोमेना, अ क्रिएशन ऑफ लॉयर डॉक्टर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। कि ऐसा नहीं था, इंडियन नेशनलिज्म खाली अपर क्लास और इन चीजों का नहीं था। जैसे हमने देखा कि इससे पहले भी लोग अलग अलग जगह पर कर रहे थे, बस ये है कि हर क्लास के लोग अपना अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे थे, लोग इकट्ठे नहीं थे। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर गांधी जी बोलते कि आपने छोटे और दलित लोगों का ध्यान नहीं दिया है, तो वो सिर्फ कांग्रेस की बात है, कांग्रेस लीडर्स हैं वो अपने पॉलिटिकल सेंस में सोच रहे हैं, ठीक है। इंडियन एलाइट विद लैक ऑफ कंसर्न फॉर लेबरिंग पुअर। तो इन लोगों को बोला कि जो आप अपर क्लास के लोग हैं, आप अलग प्रयास कर रहे हैं, लोअर क्लास के लोग अलग प्रयास कर रहे हैं आज़ादी के लिए, मतलब सब अलग अलग हैं, तो आप लोगों को आना एक साथ चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए सारे के सारे। गांधी जी चूज टू रिमाइंड दोज पीपल के जो लोग हैं कि भाई आपको जो पीजेंट है और वर्कर है उनके लिए उनकी आवाज भी आप लोगों को ही बनना होगा, आप अपनी आवाज लेकर खाली अंग्रेजों के पास ना जाएं। First public announcement of Gandhi's own desire was to make Indian nationalism more properly representative of the Indian people as a whole। मतलब सभी लोगों की आवाज होनी चाहिए इस नेशनलिज्म में, सिर्फ एक ही क्लास की आवाज नहीं गूंजनी चाहिए इसमें। फर्स्ट कैंपेन ऑफ जो मुझे एक गांधी जी का अच्छा काम लगा, फर्स्ट कैंपेन ऑफ महात्मा गांधी एनुअल कांग्रेस। और हर साल कांग्रेस का एक होता था संगठन, सारे लोग आके मिलते थे और अपने पूरे साल भर की प्लानिंग करते थे क्या होना है और अपने अध्यक्ष वगैरह चुनते रहते थे। तो एनुअल कांग्रेस मीटिंग होती थी एंड में, ईयर के एंड में, तो लखनऊ में हुई थी दिसंबर 1916 में। महात्मा गांधी ने उस वक्त पीजन थे चंपारण में, उनको अप्रोच किया था कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है तो आप लोग यहाँ पर आए, जिसमें महात्मा गांधी गए थे। 1917 में फिर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया सबसे पहले, सीकिंग सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एज वेल एज द फ्रीडम टू ग्रो क्रॉप्स एज पर देयर विश। एज जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश भाई जबरदस्ती करते थे, जो क्रॉप उनको चाहिए होती है जिनसे अपना वो ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए लोगों को बाध्य करते थे कि आप वही क्रॉप उगाए जो हमको चाहिए। और वो अगर ऐसी जमीन पर उगाई जा रही है जिस जमीन के लिए उनको क्या है, उस जमीन की वो नमी और उपजाऊपन ज्यादा सोख लेती है, फिर वो जमीन बंजर जैसी हो जाती है, तो उसके लिए लोगों को फिर प्रॉब्लम होती थी। तो गांधी जी ने इसके लिए लड़ाई की कि लोगों का अपना फ्रीडम होना चाहिए कि वो क्या उगाना चाहते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने किया था। कैंपेन्स अपने गुजरात स्टेट में जो उन्होंने किए थे, अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल के स्ट्राइकर्स के साथ मिले थे फरवरी मार्च 18 में।
कि उनकी कंडीशंस अच्छे हों, जो बेटर कंडीशंस आप लोग इमेजिन कर सकते हैं क्या-क्या होता है। Peasants in Kheda Satyagraha who demanded remission of taxes from the state following the failure of their harvest। तो ये भी ब्रिटिश लोग था कि भई कहीं भी हार्वेस्ट अगर फेल हो जाए तो भी अपना वो माँगेंगे कि सारा टैक्स उतना ही चाहिए, तो उस पर भी छूट मिलनी चाहिए लोगों को। अब हार्वेस्ट नहीं हुआ है तो वो कहाँ से देंगे? तो इसके लिए उन्होंने खेड़ा में जो सत्याग्रह हो रहा था पीसन्स का, उनको जॉइन किया। इट वाज इन खेड़ा दैट महात्मा गांधी इनिशिएटेड द फर्स्ट सत्याग्रह रेवोल्यूशन। खेड़ा में सबसे पहले सत्याग्रह रेवोल्यूशन उन्होंने स्टार्ट किया। रॉलेट एक्ट क्या है? अब आता है रॉलेट एक्ट। मार्च 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था कि किसी भी इंसान को, जो उनको लगता है कि ज्यादातर उस समय पे क्रांतिकारी लोग भी बहुत थे। अब वो भी ऑब्वियसली 1857 के विद्रोह के बाद सब लोग जो क्रांतिकारी तरीके से चाहते थे इंडिपेंडेंस पाना, वो अब एकजुट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश अब स्ट्रांग इतने हो गए थे इतने सारे लॉज पास करने के बाद से। तो इसलिए जो भी उनको लगता था कि भाई ये हमारे राज के लिए खतरा है, तो उसको बिना सिर्फ सस्पेक्ट ही हो तो भी उसको पकड़ के सीधा जेल में ले जाते थे। टेररिज्म के उसके ऊपर डाल देते थे, देशद्रोह का केस। एंड गांधी जी कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड एजुटेशन अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। तो इसके लिए गांधी जी ने अपोज किया कि ये रोलेट एक्ट है, ये लोगों को उनकी आवाज उठाने से कैसे रोक सकता है। उनको लगता है कि भाई आप लोग गलत कर रहे हैं तो उनकी आवाज सुननी चाहिए, ना कि बिना किसी मतलब के उनको उठा के आप जेल में ही डाल देंगे। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने लोगों को इकट्ठा किया। अप्रैल 6 हड़ताल was declared by Gandhi ji. The protest against the Rowlatt Act grew progressively intense, reaching a climax in Amritsar in April 1919। अब अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वहाँ, तो लोगों को 400 लोगों से ज्यादा वहाँ पर मर गए थे। तो ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ ये लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, जिसमें जिसके अ, ये जो लोग थे ये गांधी जी की आवाज से ही प्रेरित हुए थे, क्योंकि गांधी जी ने ही रॉलेट एक्ट का खुले तौर पर मतलब नेशन वाइड उसको ये किया था कि लोग इसका विरोध करें। तो गांधी जी तो उस वक्त जलियांवाला बाग में प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन वो लोग इन्हीं के विचारों से इकट्ठा होकर वहां पर आए थे, और इसीलिए गांधी जी उसी के बाद से ही, जलियांवाला बाग के बाद से ही, एक नेशनल लीडर के नाम से, मतलब उनका नाम और ज्यादा इंडिया में फैल गया, इससे पहले बाहर था। Encouraged by its success, गांधी जी called for a campaign of non-cooperation with the British rule। अब गांधी जी को लगा कि भाई मेरा ये तो छवि फैल गई है, लोग मुझे सुनने लग गए हैं, तो अब मुझे पूरा नेशन वाइड तरीके से अपना प्रोटेस्ट शुरू करना चाहिए। और सबसे पहला उन्होंने नेशन वाइड अपना प्रोटेस्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ब्रिटिश रूल में के अगेंस्ट शुरू किया था। अब ये क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 14 से 18 ब्रिटिश के, जिसमें चाहते थे कि ब्रिटिश कमजोर पड़ जाए। सेंसरशिप जो प्रेस पर लगाई थी, जो भी इंडियन प्रेस ब्रिटिश के अगेंस्ट बोल रहा था, उन पर भी पाबंदी ब्रिटिश ने लगा दी थी कि आप कुछ भी नहीं छाप सकते, हमारे अगेंस्ट जो भी छापा जाएगा उस प्रेस को बंद कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ केस चलेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ रॉलेट एक्ट, ये काफी सारी चीजें थी जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो रॉलेट एक्ट का विरोध लोगों के दिमाग में था कि भाई ये तो गलत एक्ट है, हमें हमारी आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिए। कैंपेन अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, काफी अलग अलग जगह पर कैंपेन हो रहे थे इसके अगेंस्ट में। डिटेन वाइल प्रोसीडिंग टू पंजाब, गांधी जी को पकड़ लिया इन लोगों ने। प्रोमिनेंट लोकल कांग्रेसमैन अरेस्टेड, जो कांग्रेस लोकल लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट किया गया। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उसके बाद लोगों की और भी ज्यादा भड़क गई कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह इकट्ठे हुए हैं, तो आपका ऐसा गोली चलाना तो गलत है, पाप है, गलत क्या। सक्सेस ऑफ रॉलेट एक्ट सत्याग्रह है एंड गांधी जी कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जुलाई 1922, ये काफी लंबे समय तक चला। ऑब्वियसली 21 में शुरू हुआ था, तो ये जुलाई 1922 का है, जिसमें फॉरेन क्लॉथ बीइंग कलेक्टेड टू बी बर्न्ड इन बॉनफायर। अब ये स्वदेशी मूवमेंट की तरह, स्वदेशी में क्या था कि भाई हम अपनी ही स्वदेशी चीजों को ही इस्तेमाल करेंगे, जो ब्रिटिश लोगों की चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमी को वो लेकर अपने देश ले जा रहे हैं, उसको हम हटाएंगे। तो वो था छोटी छोटी जगह पर था, अलग मतलब कुछ स्टेट में था, बहुत ज्यादा नेशन वाइड नहीं था। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये उसी का ही एक बड़ा पार्ट था और पूरे नेशन में फैल गया था। लोग फॉरेन जो क्लॉथ्स हैं, या फिर क्लॉथ ही नहीं, जो भी फॉरेन के ट्रेड्स की गुड्स वगैरह है, उन सब को जला रहे थे। और ना ही जो अगर दुकानों से ले लेके सामान फेंक के जला दे रहे थे, पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था। गांधी जी डिसाइडेड टू कपल द खिलाफत, और इसमें सिर्फ मतलब
नॉन कॉपरेशन स्वदेशी का एक बड़ा इसलिए है कि स्वदेशी में सिर्फ चीजों को था, लेकिन नॉन कॉपरेशन में क्या था कि किसी भी तरीके से कॉपरेट नहीं करना है, मतलब जो भी एक्टिविटी जो ब्रिटिश रूल को साइन करती है, उस हर एक चीज से आपको हट जाना है, कि हम किसी भी चीज में आपके साथ नहीं खड़े होने वाले। तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, अगर ब्रिटिश के बनाए हुए स्टूडेंट्स, मतलब ब्रिटिश के बनाए हुए कॉलेज और स्कूल्स में स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने जाना बंद कर दिया, जो कोर्ट है ब्रिटिश के उसमें लॉयर्स ने जाना बंद कर दिया कि भाई तुम्हारा धंधा पानी हमको यहाँ से बंद करना है, तुमको किसी भी सूरत में कॉपरेट हमने करना ही नहीं है तुम्हारी गवर्नमेंट को। वर्किंग क्लास है जो भी, वो उनकी बनाई हुई मील और उन सब में उन्होंने जाना बंद कर दिया, वहां से स्ट्राइक कर लिया। और जो फॉरेस्ट लॉ वगैरह बना रखे थे इन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने, तो हिल ट्राइब्स ने उन लॉज को तोड़ा कि भाई हम अब फ्रीली घूमेंगे, तुम्हारी, ये हमारी जमीन है, तुम्हारा नहीं है कुछ भी। फार्मर्स इन अवध रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, फार्मर्स ने टैक्स पे करना बंद कर दिया। तो इस तरीके से गांधी जी ने बोला कि भाई हम अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए, वो चाहे हमारे ऊपर कितना भी अत्याचार करे, लाठी चार्ज करे, गोलियां चलाए, मारे, लेकिन एक दिन वो जरूर थक जाएंगे, जब उनको कॉपरेशन मिलना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा तो वो थक जाएंगे। गांधी जी का यही मानना था। सेल्फ डिसिप्लिन, रिनंसिएशन, सेल्फ डिनायल, अहिंसा, सत्याग्रह वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें गांधी जी का था कि भाई हमको अगर सेल्फ रूल चाहिए है तो हम इन चीजों को पालन करना होगा। काफी लोगों को, और गांधी जी को भी ब्रिटिश लोगों ने जेल में डाला फरवरी 1922 में, एक ग्रुप ऑफ पीसेंट्स। लेकिन एक जगह पर क्या हुआ कि लोगों ने अब ब्रिटिश लोगों को लगा कि इनका जो है सब्र हमने तोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने उस पर लाठीचार्ज किया, लोगों को मारा, गोलियां चलाई, सीधा सरेआम फांसी पर लटका दिया। तो लोगों ने उन लोगों पर सीधा यूपी में आपस में भिड़ंत हो गई। कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया, वहां के पुलिसमैन को मारा और उस पे पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी। ये चोरा चोरी हत्याकांड था, मतलब चोरा चोरी कांड जो भी है यूपी में है, ये जगह यहाँ पर हुआ था, और इसके कारण गांधी जी ने अपना मूवमेंट वापस ले लिया। अब देखो गांधी जी ने 3 बड़े मूवमेंट किए थे, एनसीक्यू तीनों, और तीनों को गांधी जी ने वापस भी लिया था। अगर इनमें से कोई भी एक मूवमेंट, चले वहीं पर एक जगह लोगों ने किया था तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना उनसे। गांधी जी को इनमें से कोई भी मूवमेंट वापस नहीं लेना चाहिए था, लोग तैयार थे अपनी जान देने के लिए, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। कॉपरेट पूरी तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सक्सेस उस समय भी मिल सकता था, सेम ऐसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने वापस ले लिया, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट को भी वापस ले लिया। अपने तीनों बड़े मूवमेंट इन्होंने 10-10 साल के गैप पे चलाए और तीनों को वापस भी लिया। तो इस वजह से भी काफी लोगों का गांधी जी से जो विश्वास हटा था ना, कि ये कुछ लोग गांधी जी को मानते थे, लेकिन कुछ लोगों को जब विश्वास हट गया कि भाई ये तो अपनी बात पे नहीं रहते, तो वो इसका रीजन भी ये है। इतने इतने पूरा इंडिया इनके साथ, इनके पीछे खड़े होने को तैयार है, और ये अपना स्टेप पीछे ले रहे हैं, तो लोग कहाँ से भरोसा करेंगे उस चीज पर फिर। व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट। अच्छा, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हिंदू चला रहे थे, और खिलाफत मूवमेंट जो था उस वक्त ये मुस्लिम चला रहे थे। तो गांधी जी ने बोला कि भाई तुम दोनों साथ आ जाओ, इकट्ठा मिलकर करो, एक ही तरीके से करो, तो ये जो मूवमेंट है और व्यापक तरीके से फैल जाएगा। तो खिलाफत मूवमेंट था क्या। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना, सॉरी जिन्ना बोल रही हूँ, मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था। ये दोनों भारतीय मुसलमान थे, और भारतीय मुसलमान यानी कि अ, वो मुसलमान जो कन्वर्ट हुए थे, जो इंडियन थे, इससे पहले हिंदू थे लेकिन कन्वर्ट होकर बाद में मुसलमान बन गए थे, वो इंडियन मुस्लिम्स हैं। इस आंदोलन की निम्नलिखित मांगे थी। पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे, जैसे अरब, सीरिया, इराक, फलस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे, तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। अब ये 1919 में हुआ था, तो हमको पता है 14 से 18 पहला विश्व युद्ध चला था, 18 में खत्म हुआ। तो और दो पावर के बीच में था, ये भी हमको पता है। एक तरफ अलाइड पावर थी, एक तरफ सेंट्रल पावर थी। सेंट्रल में कौन थे, जर्मनी, और इन सब के हाथ साथ ऑटोमन एम्पायर भी था, और इस तरफ थे ब्रिटिश, और ब्रिटिश के साथ बाकी फ्रेंच वगैरह दूसरे थे। तो ये जो दो पावर्स में से जो ये वाला था सेंट्रल पावर, ये हार गया, जिसमें कि ऑटोमन एम्पायर था और जीतने वाले में ब्रिटिश थे।
तो ऑब्वियसली जो हारा उनके साथ काफ़ी सभी के साथ इन्होंने ट्रीटी साइन की और इनकी काफ़ी सारी चीज़ों को ले लिया, उनसे छीन लिया था। तो ऑटोमन एम्पायर से जितने भी ऐसे जगह थे जिसमें अरब, सीरिया, इराक आता है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी कम और बाकी जो उनकी क्रिश्चियन लोग थे वो ज़्यादा थे, तो उन जगह को उससे छीन लिया और टर्किश तक ही, क्योंकि वो टर्किश ट्राइब से थे, ऑटोमन एम्पायर के जो लोग थे, सुल्तान थे, वो मेनली टर्किश ट्राइब थे, तो उन्होंने बोला कि अब आप सिर्फ टर्की तक ही सीमित रहेंगे। तो ये यहाँ के लोगों को था। अब जो ऑटोमन एम्पायर का जो सुल्तान था उसको खलीफा, मतलब जो इनका होता है सुल्तान, उसको खलीफा की उपाधि होती है और खलीफा इन लोगों का स्पिरिचुअल हेड होता है। मतलब स्पिरिचुअल हेड यानी कि प्रोफेट मोहम्मद के बाद खलीफा को, प्रोफेट मोहम्मद तो है नहीं, अब तो उनके हेड जो होता है खलीफा, उसको ही उनका वो मानते हैं, उतने ही दर्जा उसको देते हैं खलीफा को भी, उनका यानी कि क्या बोलते हैं, एंसेस्टर्स के तरीके से माना जाता है कि अब ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोफेट मोहम्मद को, उसकी जगह रखा जाता है खलीफा को। ठीक है, तो इसीलिए खलीफा को हमारा जितनी भी जमीन थी उन सब पर उनका नियंत्रण रहे और पूरा का पूरा एरिया उन्हीं के पास हो, मतलब जो भी इनके आगे हारने के बाद इनके लिए ट्रीटी साइन करवाई गई थी, उसको, इस ट्रीटी को जो मुस्लिम थे ये मान नहीं रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन आंदोलन किया था कि आप हमसे हमारी जमीन नहीं छीनेंगे खलीफा से, और उनका जगह उनको वापस मिला रहेगा उतना ही। तो लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं था और ऑटोमन एम्पायर सिर्फ टर्की तक रह गया था। इस आंदोलन का फायदा ऑटोमन एम्पायर को कुछ भी नहीं हुआ था, जिसलिए ये किया जा रहा था। तो यहाँ तक हम पहला जो इसमें है पार्ट में हमने नॉन कॉपरेशन को शामिल किया, अगले पार्ट में नेक्स्ट मूवमेंट को शामिल करेंगे और तीसरे पार्ट में तीसरे वाले मूवमेंट को और उससे रिलेटेड चीज़ों को शामिल करेंगे। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ रॉलेट एक्ट और काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। यहाँ तक अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आई है तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे बहुत डिटेल में डिस्क्राइब मैंने इन चीज़ों को इसलिए नहीं किया है कि चीज़ों को लोग जानते हैं, समझते हैं। अगर फिर भी किसी को बिल्कुल ही जानकारी नहीं है इस पे, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो मेरा समझाना आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।